हेलो एवरीवन। आज हम एक ख़ास अनाउंसमेंट के साथ आपके सामने पेश हो रहे हैं और जो अनाउंसमेंट है वो जिस जगह से बिज़नेस फोस्टर का एक्चुअली एक सीड रखी गई उस स्टार्टअप की हम बात करने आए हैं। पहले थोड़ा सा हम ये बता दें कि वो अनाउंसमेंट तो हम आपको बताएंगे, वो थोड़ा सा ताख़ीर लगेगी उसकी डेट को, लेकिन उससे पहले मेरे साथ साथी परिवार के जो फाउंडर हैं शाहिद रज़ा साहब, हम उनसे ये बात करना चाहेंगे कि जो उन्होंने अब तक ग्राउंड वर्क पे काम किया है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके उखला एरिया में, उनकी अब तक की जर्नी कैसी रही। इससे पहले वो 2 समिट्स कर चुके हैं, उसमें उनका जो फीडबैक है उखला को लेके वो क्या रहा और उनको ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हो रही है कि वो एक कर चुके दूसरा कर चुके और वो कामयाब है उनकी नज़र में या नाकाम है, तो इसलिए वो तीसरा किस वजह से करना चाह रहे हैं। उसको जो रोक लगी थी वो कोरोना की वजह थी या लोगों की सपोर्ट नहीं मिल पाई। इस तरह सारे सवालात के साथ हम शाहिद रज़ा साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगा कि हमारे साथ और बिज़नेस फोस्टर के को फाउंडर रोहे ज़फ़र साहब हैं और मुनीब इकराम साहब हैं जो NSIC में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे हैं। तो पहले मैं रोहे ज़फ़र साहब आपसे बात करूँगा कि आपके यहाँ पे ख़ास मेहमान शाहिद रज़ा साहब हैं जो आपके बिज़नेस फोस्टर्स में इस टाइम सबसे ज़्यादा आपके ये कहिए कि मतलब वो बिज़नेस फोस्टर का ही पार्ट हैं बेसिकली, और उन्होंने मतलब कहीं भी हमारी हौसला अफजाई में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है और इसमें कोई शक ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बिज़नेस फोस्टर का एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है जिनसे वजह से हमको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। तो मैं पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि आप उस चीज़ को लेके कितना एक्साइटेड हैं जो स्टार्ट समिट 2022 करने जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा ये बताएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहिद रज़ा साहब का इनिशिएटिव जो है वो बहुत अच्छा है और उन्होंने ये इनिशिएटिव पिछले 1-1.5 साल में जो लिया था और मैं भी उससे काफ़ी मोटिवेट हुआ था और उसी की वजह से हमने बिज़नेस फोस्टर को फाउंड किया और सब लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश हम जारी है अभी। तो शाहिद रज़ा साहब का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो अब 3rd समिट रखना चाह रहे हैं और सबसे पहले वो अपना जर्नी जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने किस वजह से वो रखा था। तो मैं मुनीब इकराम साहब को भी इसमें उनके व्यूज़ भी जानना चाहता हूँ कि मुनीब इकराम साहब के अभी तक के क्या व्यूज़ हैं। वो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और दे आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिज़नेस फोस्टर इटसेल्फ। तो मुनीब इकराम साहब आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। शुक्रिया माजिद साहब एंड ज़फ़र साहब। बड़ी खुशी की बात है कि बिज़नेस फोस्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि कैसे बिज़नेस की तरफ आया जाए, क्योंकि जो हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमें ये चाहिए कि अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हम आगे भी बढ़ सकें और अपने मुल्क को भी हम आगे बढ़ा सकें। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे ज़फ़र साहब ने और माजी साहब ने बताया है कि शाहिद रज़ा साहब ने एक अपना रोल मॉडल पेश किया है, तो बहुत खुशी की बात है। ये लोगों को इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। इसी तरीके से और भी कुछ ऐसे बिज़नेसमैन हैं या लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि मैं NSIC में एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर वहाँ से रिटायर्ड हुआ हूँ और अब फ़िलहाल मैं अपने एक साथी के साथ मिल के सोलर एनर्जीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक ऑर्डर भी मिला है और उसमें 35 मेगावाट का उसका इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग हो रही है। उसमें मैं अपने साथी के साथ मिल करके मैंने उस चीज़ को प्रमोट किया है। जब तक मैं मिला नहीं था तो ये था कि एक हेजिटेशन, एक बैरियर लगा हुआ था कि इस काम को किया कैसे जाए, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज है, स्किल है, कैपेसिटी है, इतने कैपेबल हैं कि वो काम कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको
फंड्स की प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ उनको मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, कभी लेबर और वर्कर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब को बैठ करके हमने उनके साथ ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी इनको सॉर्ट आउट किया और उनको फ़ंड मुहैया करवाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा काम चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है और बल्कि इख्तिताम पर पहुंच रहा है। वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ से हम फारिग होकर के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी हम काम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे जितने भी लोग हैं वो सब आगे बढ़ें, हिम्मत जुटाएं और हम ये जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ हिम्मत अफजाई का ही प्लेटफॉर्म है कि लोग डरे नहीं, रिस्क है, अल्लाह हमारे साथ है, वो हम लोगों को कामयाब करेगा इंशाल्लाह। और मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और फिर शाहिद साहब को मैं देता हूँ ताकि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं। शाहिद साहब तो बहुत कीमती हैं, लेकिन आप भी कुछ कहीं से कहीं तक कम नहीं है कि अगर आप देखें शाहिद साहब के डिप्टी जनरल मैनेजर की पोजीशन से रिटायरमेंट के बाद इस उम्र में आके, जिसको हम ये बोल रहे हैं यंग स्टार्टअप, यंग इंडिया, तो यंग इंडिया एज से नहीं, यंग इंडिया इरादे से और आज़म से है। आपने खुद देखा कि खुद ही अपने आप तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने अपने एक बैरियर को, अपनी उस चीज़ को छलांगा, उसको लांग कर मैंने एक कदम उठाकर हौसला लेकर उस चीज़ को करा। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं हमारी उम्र निकल गई है कुछ है, उनके लिए तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे सामने ही बैठे हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो किस बात के लिए डर हैं? तो इससे कितनी अच्छी बात होगी कि आपको मुनीब साहब हमारे पास एज अ मेंटोर मिल रहे हैं, जिनकी खुद अपने आप मतलब एक्सपीरियंस की भरमार है, हर उम्र की, और जितना उनका एक्सपर्टीज़ है वो सब हासिल करके उनसे लेकर हम अपने स्टार्टअप को कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, और वी आर रियली ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ जुड़े। हमारे लिए हम आपकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप हमारे यंगस्टर्स की और उन सब की हौसला अफजाई के लिए एक अच्छी खासी मिसाल है। हम तो ठीक है, हम आपसे सीखते ही रहेंगे मुस्तकिल, लेकिन साथ में आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, ताकि कल को कोई हमसे कहे नहीं भाई हमारी तो उम्र निकल गई। अभी एक साहब और आए थे, रशीद साहब, तो वो बोल रहे थे मैं 50 का हो गया, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, जो हजरात हैं, उनके लिए सबसे पहले हमारे पास अगर कोई चीज़ है कि कोई मिसाल दिखाओ, तो हम एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के तौर पर हम आपको पेश करेंगे। और अब हम अपना जो है रुझान जो लेके जाते हैं, जो शाहिद साहब के साथ जाते हैं, जो सबसे ही ज़्यादा दर्दमंद इस इलाके के हैं, जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ही गहराई से और बहुत ही उससे समझा है। उन्होंने इस चीज़ को काम या जिम्मेदारी नहीं समझा, उन्होंने अपना मकसद ही समझ लिया है। उन्होंने सोचा है, उन्होंने इस तरह से अपने आप को पेश किया है कि भाई मुझे इसी में रहना है। अब कामयाब होना नाकाम होना मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला है कि मुझे करना ही यही है। ठीक है, रोज़ी और रोटी मेरी चलती रहेगी, लेकिन साथ के साथ पैरेलल मुझे लोगों का वो माइंडसेट, बल्कि मेरी एक बार शाहिद साहब से बात हो रही थी, तो शाहिद साहब मुझसे ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को माइंडसेट चेंज करना नहीं है। यहाँ ऑलरेडी लोगों का माइंड तो बना हुआ ही है बिज़नेस का। यहाँ इतने लोग ऐसे नहीं हैं जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, यहाँ तो बिहेवियरल चेंज पर जाना है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें दरकार होती हैं। पहला तो माइंड सेट हो, उसका माइंड बना तो हो कि उसे बिज़नेस करना है नहीं करना है, और अगर माइंड बना है तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसका बिहेवियर चेंज हो। बिहेवियर का मतलब ये नहीं होता कि मुझे बिज़नेस करना है कि हाँ जी ठीक है, मैं 9 to 5 जॉब छोड़कर मैं 24/7 या 365 डेज़ बिहेवियर ले आऊँ तो मैं बिज़नेसमैन बन जाऊँगा। नहीं, उसकी ख़ुद की पर्सनालिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका जो एक ख़ुद अपने आप में वो ऊपर से नीचे तक किस तरह से दिखने में है, लोगों से उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, जिससे बिज़नेस बनता है, वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा समझने की है। जिसमें शाहिद साहब ने कहा कि हमें सबसे पहले शुरुआत उन्हीं लोगों से करनी है जिनके माइंडसेट बने हुए हैं, ताकि उनके बिहेवियरल चेंज ला सकें, और जिनका बिहेवियरल चेंज भी है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो फिर हम उनके रिजल्ट्स भी ला सकें। और ये चीज़ पिछले 2 समिट्स में शाहिद साहब ने बहुत अच्छे से करी है। उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया है, जो लोग कुछ अचीव कर चुके हैं वो भी, जो बिहेवियरल चेंज की स्टेज पे वो भी, और जो कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करने जा रहे हैं वो भी। तो शाहिद साहब, मैंने आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया, अब आपने तसल्ली से डेट अपनी अनाउंस थोड़ा लेट करनी है, पहले अपनी बात पूरी रखनी है, और अपने स्टार्टअप समिट जो पहला किया था उसमें क्या था, फिर आपने 2 क्यों किया और अब 3 क्यों करने जा रहे हैं, ये सारी बातों को प्लीज़ आप बताएँ। शुक्रिया माजिद भाई।
मुनीब भाई जैसे बताया सारी कुछ अपने बारे में, तो उम्र के साथ मैं ये बोलूँगा कि आप हमसे भी जवान हैं, इसलिए कि आज भी उस हौसले के साथ, और जवान मतलब दिल से आदमी जवान होता है, उम्र के साथ नहीं जवान होता, और वो दिल आपको ज़िंदा है। तो वो चीज़ें हैं कि, और आपके बहुत सारे माजिद भाई ने जैसे बोला कि हाँ आपने एग्जांपल सेट किया, इसमें कोई शक नहीं है। 2-4 दिन पहले ही एक रशद साहब आए, उन्होंने बताया जो 50 की मेरी उम्र हो गई है, तो और भी बहुत सारे लोग हैं, ये वो अकेले नहीं हैं, ये हज़ारों लोग ऐसे हैं। और रूह ज़फ़र साहब शुक्रिया, और माजिद भाई शुक्रिया कि आप लोग ने इस प्लेटफॉर्म को दिया और मैं बात रख सकूं। असल स्टार्टअप समिट मैं सबसे पहले तो मैं माजिद भाई के साथ अपनी जर्नी बताऊंगा कि इसी स्टार्टअप से ही हम लोग की जर्नी स्टार्ट है। जब हम पहले स्टार्टअप करने जा रहे थे तो अब्दुल रशीद अगवान साहब ने कॉन्टैक्ट दिया, आपके अहलिया का कॉन्टैक्ट था वो, उनसे मेरी बात हुई, और उसके बाद उन्होंने आपका रेफरेंस दिया कि आप इनसे बात करें, और फिर माजिद भाई से मेरी बात हुई। माजिद भाई से बदाबते स्टार्टअप इस अब जो पूरा जो बिज़नेस के तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात है वो मेरे जहन में कब आई है, मैं अपने ही पे एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे लगा कि जॉब छोड़ के अब बिज़नेस करना चाहिए। तो एक हम ये सोचा कि मैं 12-13 साल जॉब करने के बाद हमने नौकरी छोड़ के और बिज़नेस के बारे में छोड़ा, बिज़नेस को चुना। बिज़नेस को जब चुना तो वहाँ पे हमें लगा कि यार 12-13 साल मेरा चला गया, मुझे जो चीज़ पहले करनी चाहिए थी वो बहुत लेट मैंने किया। तो वहाँ से मेरा जो जहन जो है ना काम किया कि स्ट्राइक जो जहन पहला मेरा जो स्ट्राइक किया वो कि फिर मैं ओखला के अंदर में घूमने लगा, लोगों से मुलाकात करने लगा, तो मुझे ऑब्ज़र्व करने लगा। जैसे मैं स्टडी पॉइंट को भी देखा, उसके सफ़र को देखा, फिर मैं नमाज के सफ़र को देखा, एग्जेक इंस्टीट्यूट है उसके सफ़र को देखा, और भी जैसे सऊद यहाँ पे फूड वेयर है उनके भी जर्नी को देखा। तो हमने बोला कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े छोटे से लेवल से बड़ा ला के रखा है, तो ओखला में इतना पोटेंशियल है। तो इसका, और ये भी देखा कि उन लोगों ने कब स्टार्ट किया था और हमने कब स्टार्ट किया। उन्हें बिज़नेस को ही बिज़नेस से स्टार्ट किया, मतलब काम को। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आज के ये जो आज दिल्ली सरकार कर रही है, ये मैं 5-7 साल पहले से बोल रहा हूँ इस बात को कि जो लड़के 10th 11th 12th में आ जाते हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बतानी चाहिए। बल्कि अब तो मैं उससे ज़्यादा भी चला गया हूँ कि भाई बच्चों को एक ऑप्शन ये भी बताइए कि जैसे तुम बोलते हो डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक डिपार्टमेंट है, आप ये भी ले सकते हो। उनके बारे में जैसे यहाँ सारे फ़ोटोज़ लगे हुए थे, उनकी हिस्ट्री बताना स्टार्ट की, कहानियाँ सुनाइए सबकी। तो इससे क्या होगा, जब कहानी पहले में हम लोग जब चाइल्डहुड बचपन काटो तो हम लोग की कहानी क्या सुनाते थे, हम लोग पास तो मोबाइल तो था नहीं ना, हम लोग क्या सुनते थे भाई, नानी हम लोग को वहाँ पे बिल्ली की कहानी और उसके बाद से किसी राजा की कहानी वो ला के खड़ा करते थे और उस जगह ला के रख देते थे हम लोग को कि हम लोग अब उस वहाँ पहुँच चुके हैं। तो वो एरा ख़त्म हो चुका है, हम यूट्यूब पे आ गए और बच्चे को नहीं समझा पाते हैं, बच्चे की काउंसलिंग नहीं कर पाते, हम लोग बहुत बिजी होगा। तो हमने बोला कि यार हम इसको डिजिटलाइज़ करके हम मार्केटिंग कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं सारी चीज़ें। वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर हमने वो पहला माजिद भाई से मेरी जो मुलाकात है, पहले उस स्टार्टअप समिट की दिन ही मुलाकात है, तो उसमें रिकॉग्नाइज़ किया हम लोगों को कि जो अप्रिशिएट है आपको फेलिसिटेट किया, जो बिज़नेस कर चुके हैं वो भी उनका अलग अलग कैटेगरी बना के जो शुरुआत है, या फिर आपको जिसने ब्रांड्स मतलब ट्रेंड सेटलर के तौर पे, तो इस तरह से हम लोगों ने अवार्ड दिया। तो वहाँ एक फ़ायदा ये हुआ कि हमने लोगों को क्लब कर दिया एक छत के अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को। ये बड़ा, ये जो कम्युनिटी चेंज कैसे होता है, जब तक हम स्टेट के अंदर आएंगे नहीं, चेंज नहीं होगा। जैसे बिजनेस फोस्टर आ, एक कोशिश है कि लोग एक छत के अंदर आएँ और अपने जो आइडियाज़ हैं उसको शेयर करें, ताकि जो बड़ा ग्रोथ लेवल है वो कम से कम 100% ज़्यादा चला जाएगा। वहाँ से फिर पहले ये पहला था। दूसरे में तो बज़ाब्ते मैंने माजिद भाई से पूरी प्लानिंग करके, दूसरा जो है बज़ाब्ते मैंने पहले जो कांटेक्ट किया माजिद भाई, चूँकि मुझे लग गया था वहाँ से कि माजिद भाई इन सब चीज़ को, एक्टिविटी को लेके बहुत कंसर्न है, ओखला को लेके, बिजनेस को। तो वहाँ से मैं माजिद भाई को बताया सारी चीज़। फिर एक राम भाई आपके पॉलिसी टाइम से, उनसे भी मुलाकात हुई, वहाँ भी मैंने यही काम किया कि और इसमें हमने क्या किया कि ये अप्रिशिएट करने के साथ साथ जो लड़के अंडर ग्रेजुएट थे, जो लड़के अब ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहे थे, हम उनको भी बुलाना चाह रहे थे कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये भी है। आपको पहले बताया कि मेरा एक काम ये है कि हम तो उनको फेलिसिटेट कर ही रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि आप अगल बगल जितने भी हैं, आप पूरे अपने कॉलोनी के अंदर में आप 100 लोग या अपनी गली के अंदर 50 लोग को आप फ़िल्टर कर लें।
50 फ़िल्टर में आप देखेंगे कि 40 आदमी नौकरी कर रहा, 10 आदमी काम करने वाला। आप सबसे उस 10 आदमी को कंपैरिजन कर सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेस कर रहे हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं, सबसे कंपैरिजन कर लें आप, चाहे वो डायरेक्टर लेवल पे हो जाए, चाहे आप मीडियम लेवल को, सब तरफ के कारोबारी भी हैं, सब तरफ के बिजनेस, लेकिन कमाई क्या है उनकी और क्या वो लग्जरी काट रहे हैं, तो उसमें पता चल जाता। तो अब फिर दूसरा ये कि मुझे ये लगता है कि हम जो समाज को जी रहे हैं, जिस समाज को जी रहे हैं, कहीं पे भी कोई समाज के लिए भी है, और जिस हम लोग देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा कैपिटल जब तक हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, पूरी कैपिटलिस्ट नहीं होगी इंडिया होगी, तो इंडिया कैसे बढ़ेगा आगे? पैसा जब तक पैसा सर्कुलेट नहीं होगा कुछ, वो पैसा आएगा कहाँ से? आखिर आज हम देखें इतने बड़े लेवल पे आपको हर गवर्नमेंट चला रही है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्यों चला रही है? या आप इसलिए कि जो बाहर की फंडिंग आ रही है उसका यूटिलाइज़ हम कैसे कर रहे हैं? जब तक हम नहीं मतलब ये हम भी तो एक दिन ऐसे कैपिटल इतना जनरेट करें कि हम भी दूसरी जगह फंडिंग करें, हमारे भी लड़के जाएँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर में बड़े बड़े लगे, तो कैसे होगा? तो जब तक हम कैपिटलिस्ट, हम जब तक एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आएंगे, हम नौकरी पेशा एक लिमिटेड नौकरी से रिसोर्स नहीं रहे, हर आदमी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जब बढ़े, देखिए कितने तेज़ी से सब कुछ चेंज हो जाएंगी। क्या काम नहीं है? अभी हम जो बैठे हैं जिस चेयर पे, इसका काम है, चेयर पे ये जो इसका जो हैंडल लगा हुआ है, इसका अलग सा कोई प्रोडक्शन कोई और कर रहा होगा। आप जो चश्मा पहने हैं उसके अंदर में 3-4 प्रोडक्शन लगे होंगे अलग अलग। तो वो एसेट हम क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? वही की मारामारी है। और मेरी जर्नी जो मैं तो दूध वाला हूँ, शाहिद दूध वाला मेरा नाम ही एक तरह से। तो इसमें सिर्फ इतना है कि मुझे लगा था कि भाई हालांकि बहुत चैलेंजेस रहे हैं मेरे घर पे, बहुत ये था कि हम लॉजिस्टिक को छोड़ के बज़ाब्ते 12 साल की नौकरी को कर गया, और 3 लीटर की शुरुआत है, 3.5 लीटर की शुरुआत है ये। तो घर पे होता था, चूँकि औरतें, चूँकि हम लोग जिस मिजाज से आते हैं वहाँ पे, यार दूध बेच रहे हैं आप, दूध बेच रहे हैं आप देखो चायोस, वो चाय तो बेच रहा है यार, क्या कर रहा है वो? चायोस चाय बेच रहा है, तो दूध बेच रहे हैं आप। तो अब ये हाउ, देखिए प्रोडक्ट आप क्या सेल करें डजेंट मैटर, हाउ यू प्रेजेंट द प्रोडक्ट ये मैटर रखता है। आप कैसे उसको बेच रहे हो ये ज़रूर मैटर रखता है आपका। तो दूध में हमने 3 लीटर स्टार्ट किया। 1 साल के बाद मेरे फैमिली को रियलाइज़ हुआ कि मैं सही काम कर रहा हूँ। जब वो ऑफिस विजिट किए, थोड़ा सा देखे कि भाई स्टाफ है, थोड़ा सही चल रहा है, वो 1 साल के बाद वो चीज़ आई भाई। तो लेकिन हाँ, मेरे भाई थे सपोर्ट में, मेरा भाई बहुत अच्छा, उसको मालूम था कि भैया कहाँ जाना। मेरा मानना कि वंस यू सी ड्रीम, आप जब ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब को आप, यू कैन नेवर कन्विंस योर वाइफ, आप किसी घर में किसी को आप कन्विंस करते, चूँकि वो ड्रीम आप सेट करते हो। चूँकि हम जब ऐसा होता है कि हम एक छोटे से गांव में हैं, जब हम दिल्ली शहर आए तो अब यहाँ हम नौकरी स्टार्ट किया तो हम देखा अरे गोपाल दास टावर भी है, अरे यहाँ तो ऑडी गाड़ी भी चल रही है। ये ख्वाहिश मेरे एक सब सिविल सोसाइटी की क्या ख्वाहिश होती है, बेसिक ख्वाहिश उसकी वाइफ की यही होती है कि मेरा जो बच्चे का किराया में जो एकेडमिक है फीस पूरा हो जाए, मेरा जो मतलब कोई कर्जदार घर पे ना आ जाए, लेनदार घर पे ना आ जाए, एक मतलब छत हो जिसके अंदर में यही है, और थोड़ा बहुत जो फंड अकाउंट में सेविंग हो जाए। एक बेसिक जो सिविल सोसाइटी है उसका एक रिक्वायरमेंट है एक वाइफ का, जो यही है। लेकिन हम लड़के जब निकलते हैं या लड़कियां जो निकलती हैं बाहर, जब प्रोफेशनल में जाती हैं, तो वो देखती हैं अरे कनॉट प्लेस गोपाल दास टावर भी है, ऑडी भी गाड़ी चल रही है, तो ये ख्वाहिश हमारी होती है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने आप ड्रीम को सेट करते हैं कि मुझे आई हैव टू रीच देयर।